इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स ऑसिलेशन में चैप्टर नंबर 3 यूनिट 1 पढ़ रहे थे, जिसमें अपना टॉपिक पढ़ रहे थे कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो आज की जो क्लास में अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो है कोरियोलिस बल का प्रभाव। अब अपन ने कोरियोलिस बल के प्रभाव में बहुत सारी चीज़ें देखी है। मुझे बताया कि यदि कोई पार्टिकल कोई किसी भी अर्थ पर यदि कई उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में या फिर अपने पास दक्षिणी गोलार्ध में साउथ हेमिस्फीयर में स्थित होता है तो कोरियोलिस बल का इफेक्ट कैसे पड़ता है, ये चीज़ अपन ने देखी है। कल अपन ने एक केस देखा था, या इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें केस देखा था कि जब कोई पार्टिकल को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए, जब कोई पार्टिकल को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए तो उस पर कोरियोलिस बल कार्य करता है, और कोरियोलिस बल की जो डायरेक्शन होती है वो पूर्व दिशा में होती है। कल अपन ने प्रूफ करके निकाला है कि जब भी कोई पार्टिकल इस तरीके से नीचे आता है तो वो एग्जैक्ट इस पथ पे ना आकर क्या हो जाता है, थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। तो मूल बिंदु से थोड़ा सा विस्थापित होगा, तो वो विस्थापन कितना होगा वो अपन निकाल चुके थे। आज अपन स्टडी करने वाले हैं कि जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए। कल अपन ने पार्टिकल को नीचे फेंका था और कोरियोलिस फोर्स के बेस पे अपन ने देखा था। आज अपन को क्या करना है, पार्टिकल को ऊपर फेंकना है। यदि मैं पार्टिकल को ऊपर वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फेंकता हूँ तो यहाँ पे अपना टॉपिक रहेगा जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, या व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें होगा क्या, इसमें कैसे कोरियोलिस फोर्स लगेगा, कैसे इसकी डायरेक्शन आएगी, वो चीज़ देखनी है। तो फर्स्ट अपन ने लिख रखा है कि माना कि अपन ने जो लेटेस्ट एज्यूम किया हुआ है वो क्या एज्यूम किया हुआ है कि कोई एम द्रव्यमान का क्या है, पार्टिकल है। तो जो अपन ने कल केस लिया था वही पार्टिकल ले रखा है, और पार्टिकल का मास क्या ले रखा है, एम ले रखा है। फिर अपन ने लिखा है कि उसको u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। u इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और z अक्ष के अनुदिश फेंका जाता है। यानी अपन ने जो डायग्राम बनाया था z अक्ष के अनुदिश, यानी उसका जो लैम्बडा अक्षांश था, लैटिट्यूड लैम्बडा था, उसके रेस्पेक्ट में वो उसको फेंका जा रहा है। तो वो अपन कहते हैं कि सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रो विथ वेलोसिटी u वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द z डैश एक्सिस। तो यहाँ पे यदि इसका मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये डायग्राम कैसा बनेगा, तो अपना डायग्राम ऐसा ही बनाना है जैसे अपन ने पहले भी बनाया था कि ये मैंने क्या ले लिया, कोई जैसे मैंने ये क्या ले लिया, कोई अर्थ लिया था। इसके रेस्पेक्ट में उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर बनाने हैं। तो ये मैं इसको सेंटर में क्या कर देता हूँ, ये इसके मैंने क्या ले लिए, 4 डायरेक्शन बना दी। अब अपन को ये देखना है कि यहाँ पे अपने पास ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे जो पार्टिकल रखा हुआ, अब पार्टिकल कहाँ फेंका जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो इसका जो लैम्बडा अक्षांश होगा वो यहाँ से अपने पास क्या लिया था अपन ने, लैम्बडा अक्षांश लिया था। यानी यहाँ पर अपन ने कोई पार्टिकल रखा हुआ है। तो यहाँ पर यदि कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो मैं इसका नाम क्या दे देता हूँ, P, कि यहाँ पर कोई पार्टिकल था, इसका अक्षांश कितना था, लैम्बडा था, और यहाँ से अपने पास क्या था, कोई r डैश था, और ये भी कितना बता रहा था, लैम्बडा। अब P पार्टिकल पर अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला हो जाएगा अपने पास x डैश लिया था, ये वाला माइनस x डैश था, ये वाला y डैश था, और ये वाला क्या था अपने पास, z डैश था, और यहाँ पे क्या था अपने पास, ओमेगा से वो क्या कर रही थी, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। अब यहाँ पे अपन ने ये वाला केस लिया था। तो इसमें ये देखना है कि पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका जा रहा है किस अक्ष के अकॉर्डिंग, z डैश अक्ष के अकॉर्डिंग। अब z डैश भी कौन सा, यदि मैं पार्टिकल फेंकता हूँ तो कल मैंने जो डायरेक्शन ली थी ये वाली जो लैटिट्यूड वाली डायरेक्शन है उसको नीचे आते हुए लिया था। आज मुझे क्या लेना है, ऊपर जाते हुए लेना है। क्या लेना है, ऊपर जाते हुए लेना है। यदि कोई पार्टिकल को लैटिट्यूड एक्सिस पे ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसका कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या आएगा वो मुझे देखना है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें क्या क्या चेंज आते हैं, कैसे कोरियोलिस फोर्स लगता है, कौन सी दिशा में लगता है, ये सारी चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि निर्देश तंत्र का कोणीय वेग यानी ओमेगा, और ओमेगा का कंपोनेंट अपन 2 दिन से पहले की 2 क्लास में से लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा का कंपोनेंट क्या था। तो जो ओमेगा का कंपोनेंट था वो था अपने पास क्या, ओमेगा इज इक्वल टू, ये वाला कंपोनेंट था क्या, एक तो था जेड एस, साथ में क्या था अपने पास ओमेगा कॉस लैम्बडा, प्लस का था अपने पास के डैश, प्लस का था अपने पास के डैश ओमेगा, और क्या था अपने पास साइन लैम्बडा। तो जे डैश ओमेगा कॉस लैम्बडा और के डैश ओमेगा साइन लैम्बडा, ये क्या था अपने पास, ओमेगा था। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पिंड पर लग रहा कोरियोलिस बल की बात करते हैं।
पिंड पर लग रहे कोरियोलिस बल की बात करते हैं तो कोरियोलिस बल का फॉर्मूला अपन ने निकाला कितना था, एफ सी इज इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा इंटू वी डैश। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या था, कोरियोलिस बल था एफ सी इज इक्वल टू माइनस का 2m और साथ में क्या था, ओमेगा इंटू वी डैश। ये वाला कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला था। ये सारा पहले का कंसेप्ट है जो अपन पहले डेरिवेशन में भी देख चुके हैं और हर जगह ये काम आ रहा है। अब अपन को निकालना क्या है, यहाँ पे एफ से निकालना है। तो देखो ओमेगा तो है अपने पास, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, वी डैश चाहिए। तो ये वी डैश कहाँ से निकलेगा, तो यदि मैं कहता हूँ कि पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकता हूँ, यदि मैं पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकता हूँ तो उस पार्टिकल जब नीचे से ऊपर जाता है, जो पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो उसको अधिकतम ऊंचाई, यानी अधिकतम ऊंचाई मैं कह देता हूँ कि यदि मैं कोई भी पार्टिकल को यहाँ से नीचे से ऊपर फेंका, वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अंतिम वेग 0 होने के बाद वो वापस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वो 0 हाइट करेगा, उसके बाद वापस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास इसका वी डैश निकालना है। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं वी डैश निकाल सकता हूँ गति के समीकरण से। किससे निकाल सकता हूँ, गति के समीकरण से, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे निकाल सकते हैं कि यू हो जाएगा अपने पास वी डैश इज इक्वल टू यू डैश प्लस का क्या हो जाएगा, ए टी। अब मुझे पता है कि ये जो ए टी होगा वो क्या होगा अपने पास, तो जो ए टी है वो होगा अपने पास क्या, वास्तविक त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण जी डैश। तो वी डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यू डैश है। देखो यू डैश यानी प्रारंभिक वेलोसिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मुझे पता है कि यू डैश की डायरेक्शन क्या होती है, के कैप होती है। क्या होती है, के कैप। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो यू डैश होगा वो क्या होगा आपके पास, माइनस का के यू। क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का के यू। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो यू डैश होगा वो क्या होगा अपने पास, माइनस का के यू। ऐसे ही अपने पास जो ए है वो क्या होगा अपने पास, ए क्या होगा, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। अब यहाँ पे जो जी होगा वो कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ग्रेविटिविटी के ऑपोजिट में ऊपर जा रहा है। और जब भी कोई पार्टिकल ऊपर जाएगा तो जी कैसे लेंगे अपन, माइनस में। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, के डैश यहाँ से कॉमन आ जाएगा दोनों का, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, यू का यू हो जाएगा, माइनस ए टी का क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। क्लियर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, वी डैश। तो ये वाला हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोरियोलिस फोर्स वाला इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये ओमेगा का कंपोनेंट हो गया, ये एफ सी कोरियोलिस फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, वी डैश। तो मेरे पास तीनों वैल्यू आई, तो मैं क्या कोरियोलिस फोर्स निकाल सकता हूँ। तो देखो कोरियोलिस फोर्स अपन निकाल सकते हैं। तो एफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एफ सी इज इक्वल टू माइनस का 2m ऐसे का ऐसे। यहाँ पे क्या था अपने पास, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, जे डैश ओमेगा कॉस लैम्बडा, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, के डैश ओमेगा साइन लैम्बडा। ये तो वैल्यू हो जाएगी, और इसमें साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट आने के बाद ओमेगा की वैल्यू है और साथ में क्या है अपने पास, वी डैश है। तो वी डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो वी डैश अपन ने निकाल ही रखा है, वो डायरेक्शन क्या बता रहा है, के कैप बता रहा है, और क्या हो जाएगा, यू माइनस का जी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू माइनस का जी टी। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो एफ सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2m। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ जे का के के साथ, देखो आई जे के ऐसे मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। यदि जे का के साथ होगा और ये सारे जो है वो डैश में, ठीक है, आई डैश जे डैश के डैश सारा डैश में। यदि मैं कहता हूँ कि आई के और जे का मल्टीप्लाई क्रॉस के साथ करना है के साथ, यानी जे का के साथ होगा तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, आई आएगा। क्या आएगा अपने पास, आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आई कैप, साथ में हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्बडा, साथ में क्या हो जाएगा, यू माइनस का क्या हो जाएगा, जी टी, और प्लस का के डैश इज इक्वल के डैश का के डैश के साथ क्या हो जाएगा, 0। यानी एफ सी की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, तो एफ सी की वैल्यू आ रही है माइनस का 2m ओमेगा कॉस लैम्बडा, और साथ में क्या हो जाएगा, u माइनस का जी टी, और साथ में क्या हो जाएगा, जो आई कैप है वो आई कैप ऐसे का ऐसे। यानी मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, एफ सी इज इक्वल टू 2m ओमेगा कॉस लैम्बडा, साथ में क्या हो जाएगा, u माइनस का जी टी, और साथ में आई कैप है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई कैप, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का आई कैप। तो देखो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन आपको पता लगेगी कैसे,
ये तो एक तरीके से इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू हो गई। तो एफ सी इज इक्वल टू 2 ओमेगा कॉस लेमडा यू माइनस का जी टी और माइनस का आई कैप आ रहा है। तो ये माइनस यहाँ पे क्या बताएगा, जो ये माइनस है वो आई कैप का ऑपोजिट बताएगा। कल अपन ने देखा था कि जब आई कैप प्लस में आया था तो उसकी दिशा अपन ने क्या मानी थी, पूरब दिशा में मानी थी, ईस्ट में माना था। तो आज अपन क्या मानेंगे कि यदि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो पार्टिकल का पाथ चेंज होगा और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेस्ट में आएगा, पश्चिम दिशा में आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है यहाँ पे, माइनस आई कैप बता रहा है। क्या बता रहा है, माइनस का आई कैप। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोरियोलिस बल के वजह से या कोरियोलिस बल के कारण यदि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो उसमें जो कोरियोलिस बल की दिशा होगी तो वो क्या, किस साइड में होगी, वेस्ट में होगी या पश्चिम दिशा में होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि उत्तरी गोलार्ध में ऊपर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल पश्चिम दिशा के कारण विस्थापन पश्चिम दिशा की ओर होता है। तो अपन ने लिखा है कि जब भी कोई पार्टिकल उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में फेंका जाता है तो कोरियोलिस बल है वो पश्चिमी दिशा में कार्य करता है, यानी वेस्ट में कार्य करता है, और उसके कारण जो भी इसका विस्थापन होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी क्या होगा, पश्चिम दिशा में होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि ये पार्टिकल क्या करता हूँ, मैं इस टाइप से फेंकता हूँ, यदि मैंने पार्टिकल या कोई बॉल को इस टाइप से फेंका तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ से लेकर कहाँ जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। उसके बाद जब भी वो नीचे आएगा तो वो वापस यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे कहाँ आएगा, वो वापस इस डायरेक्शन में आएगा, नीचे कहाँ आएगा, ये वापस इस डायरेक्शन में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एक्स आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन कल जो था वो इधर नीचे आ रहा था, आज जो है वो इधर नीचे आ रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो जो मैंने कल बॉल वाला एग्जांपल दिया था, यदि मैं बॉल को फेंकता हूँ तो देखो बॉल गई, वापस आएगी, तो क्या जहाँ से फेंकी थी वहाँ कभी भी बॉल वापस नहीं आती है, या तो वो थोड़ा सा इधर हो जाएगी या वो थोड़ा सा इधर हो जाएगी, और वो इफेक्ट ही क्या है, कोरियोलिस इफेक्ट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी कोई बॉल को ऊपर फेंका जाता है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, हाइट पर जाने के बाद वो वापस नीचे आएगी, तो वो अपने पथ को क्या कर देगी, चेंज कर देगी, या तो वो इधर शिफ्ट होगी या फिर वो क्या होगी, उधर शिफ्ट होगी। तो ये तो क्या है, अपने पास कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू है, ये इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स ऑन ए बॉडी थ्रू अपवर्ड्स इट डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स द वेस्ट। तो मैं लिख सकता हूँ कि द नॉर्थन हेमिस्फीयर ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स ऑन ए बॉडी थ्रू वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स द वेस्ट, यानी इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहाँ होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए। तो आपको यहाँ तक तो पता लग गया होगा कि कोरियोलिस फोर्स कैसे निकाला जाता है। इसको मैं एक नई टर्म में और डिफाइन कर सकता हूँ, कैसे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकालूँ या जी कॉमन निकालूँ तो u बाई जी माइनस का टी करके भी लिख सकते हैं। तो ये तो क्या है, अपने पास कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू है कि पार्टिकल को जब ऊपर फेंकते हैं और वो पार्टिकल वापस नीचे आता है तो इसका जो कोरियोलिस फोर्स होगा वो इतना होगा। क्लियर। अब इसके बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो मुझे पता है इसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक तो अपन ने बात की है किसकी, एफ सी की। तो एफ सी की वैल्यू क्या आई, 2m ओमेगा u माइनस का जी टी, और साथ में क्या आया अपने पास, कॉस लेमडा। ये अपने पास कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू आई है। क्या ये कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू आई है, और इसकी जो डायरेक्शन आई है वो क्या आई है, माइनस का आई कैप, या और माइनस का आई कैप कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, इसको जब भी सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर इसमें कुछ आंसर आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका जो अपन ने पहले किया था वो का वही है। यदि मैं कहता हूँ कि एफ सी और न्यूटन्स के सेकेंड नियम से न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो एफ होता है वो एम ए के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एफ सी होगा वो भी क्या होगा, अपने पास एम डी टू एक्स डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर, जैसे कल लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, एम डी टू एक्स डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, साथ में हो जाएगा ओमेगा u माइनस का जी टी, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कॉस लेमडा, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि इसका मैं क्या करूँगा, एक बार इंटीग्रेट करूँगा, एक बार t के रेस्पेक्ट में क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। तो एक बार t के रेस्पेक्ट में समाकलन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो m से m तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और यदि मैं इसका एक बार t के सापेक्ष क्या करता हूँ, मैं समाकलन करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है वो हो जाएगी अपने पास क्या, डी एक्स डैश
अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास यू टी माइनस का क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन में 2, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कॉस लैम्डा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब प्लस में क्या आ जाएगा C1 कोई कांस्टेंट आ जाएगा। जब भी मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मैंने लिखा है कि इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो मैं लिख सकता हूँ कि टी के रेस्पेक्ट में क्या किया इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो यू टी माइनस का जी टी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है, सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगी, यदि मैं कहता हूँ कि यदि टी इज इक्वल टू क्या था 0 था इनिशियल पोजीशन पर, तो अपना डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो आपका C1 भी कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डी एक्स डैश अपॉन में डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m यू टी माइनस का क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्डा। क्लियर। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक बार और समाकलन करना पड़ेगा। तो इसमें आगे मैं समाकलन करता हूँ, देखो इस टर्म आई है इसका मैं एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, तो 2 ओमेगा ऐसे का ऐसे, ये क्या हो जाएगा यू टी स्क्वायर बाय 2 और जी टी क्यूब बाय 6। तो ये वाली जो टर्म थी इस टर्म को पहले मैं लिख लेता हूँ ऐसे कि ऐसे, डी एक्स डैश अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे वैल्यू आई है वो क्या आई है वैल्यू, यहाँ पे आई है 2 ओमेगा यू टी, तो ये थी अपने पास 2 ओमेगा यू टी माइनस का क्या था अपने पास जी टी स्क्वायर अपॉन में 2, और साथ में क्या था कॉस लैम्डा, ये वाली वैल्यू थी। इसका मैं यदि एक बार और समाकलन करता हूँ, टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास dx, तो dx का वापस अपने पास क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो ये तो मैं लिख सकता हूँ एक्स डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा, इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा यू टी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का जी टी क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा 6, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कॉस लैम्डा, ये होगा, और साथ में कोई कांस्टेंट आ जाएगा अपने पास क्या C2। और वही इनिशियल केस के लिए t इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, t इज इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा 0 होगा, तो dx बाई dt भी कितना होगा 0, तो C2 भी कितना आ जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि इनिशियल टाइम में जो भी अपने पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो भी अपने पास फाइनल वैल्यू आई एक्स डैश की, तो वो एक्स डैश क्या आएगा अपने पास 2, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, ओमेगा साथ में हो जाएगा यू टी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा जी टी क्यूब, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास 2 बाहर आ गया तो ये क्या रह गया 3, और साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्डा और प्लस का C2 तो यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या है अपने पास, यदि मैं यहाँ से जी बार लूँ, क्या लूँ यहाँ से यदि मैं जी बार लेता हूँ, तो देखो जी बार लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा जी, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास यू, जी बार आ गया तो यू अपॉन में जी, साथ में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा जी बार आ गया तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन में 3। क्लियर। और साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्डा। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा एक तो डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में होगा। अब मुझे पता है कि यहाँ से मैं वैल्यू रख सकता हूँ किसकी, टी की। अब ये टी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये टी की वैल्यू कहाँ से आएगी अपन को ये निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि टी की वैल्यू अपन कहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो टी की वैल्यू बताइए मुझे कहाँ से निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें बताओ, यदि अपन को टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू कैसे निकाली जाए बताइए, बता सकते हो क्या। गति का फर्स्ट समीकरण, गति का फर्स्ट समीकरण क्या था, v डैश इज इक्वल टू यू डैश प्लस का at था। यदि मैं यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण काम में लेता हूँ, वापस क्या काम में लेता हूँ, गति का प्रथम समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास v डैश इज इक्वल टू यू डैश प्लस का क्या हो जाएगा at हो जाएगा। अब मुझे पता है कि जब भी कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो उसकी अधिकतम ऊंचाई h तक जाएगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई कण अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर, अधिकतम ऊंचाई तक जाने पर अंतिम वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है अपने पास, अंतिम वेग कितना हो जाता है, शून्य होता है। यदि अंतिम वेग शून्य है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू डैश प्लस का क्या हो जाएगा, ए टी। और मुझे बताया कि जो यू डैश है वो क्या थी, डायरेक्शन क्या थी इसकी, वही थी माइनस का, सॉरी क्या था अपने पास, यू डैश था वो क्या था अपने पास, के कैप, और यहाँ पे अपन ने क्या लिया था, यू लिया था, प्लस यहाँ पे क्या लिया था, माइनस का जी टी लिया था। यदि ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस का क्या हो जाएगा, के कैप यू इज इक्वल टू माइनस का जी टी, और यहाँ पे भी होगा के कैप से के कैप हट जाएगा तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी। और यदि मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी अपने पास, u अपॉन में g आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, यदि t की वैल्यू निकालनी है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या, u अपॉन में g। क्या आ जाएगा अपने पास, u अपॉन में g, और ये u है वो पूरा किस में है, डैश वाली टर्म है, तो ये क्या रहेगा अपने पास, u डैश रह जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से ये क्या आया, t इज इक्वल टू यू डैश अपॉन में g आया है। अब मेरे को आगे वाले की बात करनी है, तो अपने पास जो एफ सी वाला फॉर्मूला आया था, एक्स डैश आया था, ओमेगा जी यू बाई जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3 कॉस लेमडा आया था। क्या मैं यहाँ पे t की वैल्यू रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। t की वैल्यू क्या आई मेरे पास, यू डैश अपॉन में g। तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू रखनी है, तो मैं रखता हूँ कि इस इक्वेशन में क्या रखूँगा, t की वैल्यू रखूँगा। तो t का मान कहाँ से रख सकता हूँ, देखो पहले समीकरण नंबर तो शायद अपन ने कोई भी नहीं दिया, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आया उसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ सेकंड, और जो मैंने t की वैल्यू निकाली उसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ थर्ड। तो थर्ड से सेकंड में t का मान रखने पर क्या हो जाएगा, t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये क्या था अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एफ डिस्प्लेसमेंट था, एफ सी नहीं था, ये क्या हो जाएगा अपने पास, एफ एक्स डैश इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या थी अपने पास, ओमेगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, ओमेगा जी, साथ में क्या था, u अपॉन में g था, यहाँ पे टी स्क्वायर था, माइनस का क्या था अपने पास, ऐसे ही टर्म थी टी क्यूब अपॉन में 3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन में 3, और साथ में क्या हो जाएगा, कॉस लेमडा, टी क्यूब अपॉन में 3 था ना कि जी, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ से मेरे पास जो टी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, यू डैश अपॉन में जी आया है, तो इसको मैं वैल्यू रख सकता हूँ। तो ओमेगा जी तो ऐसे का ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू अपॉन में जी, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये भी सारा डैश में, ये ध्यान रखना, ये जो यू वी चल रहा है सारे के सारे एस डैश फ्रेम में है, और एस डैश फ्रेम में जो भी होगा वो सारा डैश की टर्म में होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जो ये वाली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, u की टर्म में हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, u डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा u डैश, और साथ में हो जाएगा u डैश स्क्वायर अपॉन में g स्क्वायर, ये वाली वैल्यू माइनस का हो जाएगा 1/3 ऐसे का ऐसे, u डैश क्यूब अपॉन में g क्यूब, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी, और साथ में क्या हो जाएगा, कॉस लेमडा। तो x डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा जी, यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू देखो u डैश क्यूब अपॉन में g क्यूब, माइनस का u डैश क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, g क्यूब, और साथ में क्या हो जाएगा, ये g क्यूब है, ठीक है, पावर में क्यूब है, g क्यूब, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस लैम्डा। क्लियर। अब यदि देखो मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 साथ में था ही, तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा जी, तो ऐसे का ऐसे। यदि मैं यहाँ से क्या कॉमन निकालता हूँ, यू डैश अपॉन में जी क्यूब क्या निकालता हूँ, कॉमन निकालता हूँ, तो देखो जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या है अपने पास, यू डैश अपॉन में जी क्यूब यदि मैं कॉमन निकाला तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 माइनस का 1/3, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस लैम्डा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपने पास, ओमेगा जी, साथ में जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो वैल्यू आई है जी से ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा देखो 1 माइनस 1/3 यानी 3 माइनस 1 कितना, 2/3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2/3, साथ में क्या हो जाएगा,
ओमेगा जी ऐसे का ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास यू डैश क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा जी क्यूब, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कॉस लैम्बडा। और ये किसके इक्वल है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 4, जो भी अपन ने दिया है उस इक्वेशन को क्या कर दो 4 दे दो। तो मेरे पास इतनी टर्म तो आ गई, क्या आ गई अपने पास, इतनी टर्म तो आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब अपन को निकालना है कि यहाँ पे अपन यू डैश की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, यू डैश की। तो देखो यू डैश की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो बताइए यू डैश की वैल्यू कैसे निकाले। तो मुझे पता है कि गति के फर्स्ट समीकरण में या गति के सेकंड में, क्योंकि पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो उसकी यू डैश की वैल्यू निकालनी है, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as गति का थर्ड समीकरण में यूज कर सकता हूँ। कैसे, क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2as। यदि कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो देखो ये तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और ये एस मैक्सिमम क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ए क्या हो जाएगा वास्तविक त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी तो कितनी 0, यू स्क्वायर एक बार ऐसे का ऐसे लिख लो, प्लस का ये क्या हो जाएगा 2 की जगह ए की जगह हो जाएगा एस, और ये हो जाएगा जी एस। तो यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2h अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये वाली यदि मैं वैल्यू की बात करता हूँ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यू डैश की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यू डैश की। तो यहाँ से अपन यू डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, देखो ये 2gh है, ये यू डैश क्या है स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो g आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है वो किस में आएगी, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2gh का स्क्वायर रूट। क्लियर। तो ये वाले एक तरीके से यू डैश की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू डैश की। यदि मुझे इसका यू डैश क्यूब लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 2gh, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में ये सारी वैल्यू रखूँगा। तो देखो एक्स डैश इज इक्वल टू ओमेगा जी, जो वैल्यू आई है वो वैल्यू रख देता हूँ। तो ओमेगा क्या है अपने पास, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा जी हो जाएगा। साथ में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यू डैश क्यूब अपॉन में जी क्यूब है। तो ये वाली वैल्यू टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, यू डैश क्यूब ऐसे का ऐसे रख लो। एक बार तो ये इक्वेशन ऐसे कैसे लिख लो। तो लास्ट देखो इक्वेशन आई है 2/3 ओमेगा जी, तो ये वाली वैल्यू मैं रख देता हूँ 2/3 ओमेगा जी, और लास्ट वैल्यू थी यू डैश क्यूब अपॉन में जी क्यूब, यू डैश क्यूब अपॉन में जी क्यूब, और साथ में क्या था अपने पास कॉस लैम्बडा। देखो ये वाली वैल्यू थी 2/3 ओमेगा जी यू डैश क्यूब अपॉन में जी क्यूब कॉस लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स डैश था। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यही आ जाएगी। अब यू डैश की जो भी वैल्यू आई है तो एक्स डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा जी अपॉन में 3 1 अपॉन में जी का क्या हो जाएगा जी क्यूब, और जो यू डैश की वैल्यू है, यू डैश क्या लिखना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2gh, ये क्या हो जाएगा अपने पास 2gh की पावर कितनी 3/2, और ये साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्बडा। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्स डैश इज इक्वल टू 2/3, साथ में हो जाएगा क्या। अब देखो ये जो 2gh है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा जी ऐसे का ऐसे 1 अपॉन में जी क्यूब, और जो ये 2gh है इसको मैं एक बार तो पावर 1 में लिख दूँ और एक बार में क्या लिख दूँ 2gh को 1 बाय टर्म की टर्म में लिख दूँ, और क्या हो जाएगा कॉस लैम्बडा। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो देखो g से ये 2g है तो ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जी रह जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि और क्या रहेगा इसमें, तो ये वैल्यू हो गई अपने पास क्या, तो एक्स डैश इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हो गई 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 और 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 अपॉन में 3 ऐसे का ऐसे, साथ में रह गया ओमेगा एच, और साथ में अपॉन में क्या है अपने पास जी, और यहाँ पे क्या रह गया 2gh की पावर 1/2, और साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्बडा। इस जी को यदि मैं इसके अंदर भेजूँ, क्योंकि अंदर भी जी है इसके, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 ओमेगा एच, क्या हो जाएगा 4/3 ओमेगा एच। ये जी यदि अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा 2h अपॉन में जी, ये वाली टर्म रहेगी, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कॉस लैम्बडा। तो देखो एक्स डैश जो आएगा अपने पास वो ये वाली वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी अपने पास एक्स डैश की जो भी वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू होगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास,
देखो ये वाली वैल्यू आ रही है क्या अपने पास, माइनस का 4/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा और 2h/g। कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है क्या, एक बार चेक करना इसको। सही आ रहा है, 4/3 ओमेगा h और 2g से g कट के कॉस लैम्डा, तो ये वाला आएगा -4/3 ओमेगा h 2h अपन में g और कॉस लैम्डा। इसमें माइनस अपन ने नहीं लिया, माइनस तो एक तरीके से क्या बता रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो यहाँ पे अपन को जो माइनस था वो अपन ने चलाया ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे यदि माइनस चलाते, क्या करते अपन, यहाँ पे माइनस चला सकते थे। बाकी ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि माइनस चलाना है। यदि आप वेक्टर की फॉर्म में कोई टर्म लिखोगे डिस्प्लेसमेंट को तो माइनस आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये एक टर्म से क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 ओमेगा h 2h अपॉन में g और साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्डा। तो ये तो अपन ने अभी क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट निकाला है। क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट निकाला है। अब यहाँ से और भी कुछ आगे इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, और भी इसका क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखो अभी तक तो अपन ने केवल डिस्प्लेसमेंट निकाला है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा 4/3 ओमेगा h 2h/g कॉस लैम्डा। यदि मैं कहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन इसकी क्या आ जाएगी, माइनस का आई कैप क्यू, क्योंकि मुझे पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो आज अपन ने पार्टिकल को क्या करा, पार्टिकल को ऊपर फेंका। पार्टिकल को जब भी ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने पर कोरियोलिस फोर्स कितना लगता है, किस डायरेक्शन में कार्य करता है, वो अपन ने देखा। तो मुझे पता लग गया कि कोरियोलिस फोर्स है, यदि पार्टिकल को उत्तरी गोलार्ध में फेंका जाए और उसके लैम्डा अक्षांश से जेड अक्ष के अकॉर्डिंग फेंका जाए तो उसमें जो कोरियोलिस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वेस्ट में होगी। क्या होगी, पश्चिम दिशा में होगी, वेस्ट दिशा में होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से x डैश हो जाएगा, जो वैल्यू बताएगा 4/3 ओमेगा h 2h/g कॉस लैम्डा हो जाएगा। क्लियर। इसको मॉडिफाई करके और भी कोई टर्म लिख सकते हो, यदि लिखने चाहो आप इसको मॉडिफाई करके और भी कोई टर्म लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको मॉडिफाई करके और क्या लिख सकते हैं, तो टर्म और भी हो सकती है कि इस 4 को मैं अंदर ले जाऊँ, इसको रूट में ले जाऊँ, या फिर इस g को अंदर ले जाके कुछ वैल्यू रखूँ और इसको h को भी क्या ले लूँ, अंदर ले लूँ। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि ये h है और ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा h 3/2, g 1/2 है तो g 1/2 रह जाएगा। और यदि मैं g का मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो एक g कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये वाली टर्म अपने पास बन सकती है, बट अपने लिए जो है वो यही बेटर है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। अब अपन कल इसके आगे देखेंगे, ये भी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस डेरिवेशन में ये देखेंगे कि पार्टिकल यहाँ तक तो आ गया, डिस्प्लेसमेंट अधिकतम हाइट तक गया, मैंने t निकाल दिया, u डैश निकाल दिया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, पार्टिकल को जब भी नीचे आएगा तो जितना टाइम उसने पार्टिकल ने ऊपर जाने में लिया है उतना का उतना टाइम वो वापस नीचे आने में भी लेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि टाइम में कुछ वेरिएशन आएगा कि जो पार्टिकल t टाइम में ऊपर गया है वो वापस उसी टाइम में नीचे भी आएगा। तो इसके लिए इसमें कुछ और भी आगे डेरिवेशन होगा, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।